शुरू में अभी काबुल फॉल नहीं हुआ था, तो एक हमला जो है वो इनके कंधार के ऊपर हुआ था, कौंसल खाने पे, जहां जी वाहिद जिसके ऊपर हमला किया गया वो अफगान सही तालिबान कह की रहे हैं। जानब से इंडियन कौंसल खाने पे किया गया। अमेरिका भी एक असला वहां छोड़ के गया जिसकी मालियत $7.12 बिलियन है। कि इंडिया को ये पता चल गया है कि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर रियासत होने के बाद अब उस पर बराह रास्त हमला नहीं किया जा सकता है। जितने भी बीएलए के पीछे रहनुमा हैं, आपको वो जो है गांधी की समाधि पे जाते हुए नजर आते हैं। अभी बहुत सारे लोग ये सवाल पूछते हैं कि बाकी ममालिक जो पड़ोस में हैं अफगानिस्तान पे, उनमें ऐसा क्यों नहीं होता। भाई सीधी सी बात है, वो न्यूक्लियर नहीं है। इस किस्म की दहशतगर्दाना कार्रवाइयां पाकिस्तान के अंदर अगर हुई तो जाहिर है फिर उनकी भी धड़ेबंदियां हैं। नवाब खान अफ कल्लाफ, उन्होंने अपने इल्हाक पाकिस्तान के साथ किया था। कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह को बाकायदा सोने से तराजू में तोला गया था। बलोचिस्तान में जितने बलोच बसते हैं उससे ज्यादा पंजाब के अंदर बसते हैं, उससे ज्यादा जो है और सिंध के अंदर जो है वो बसते हैं। मेरा ख्याल है कि ये ग्रैंड ऑपरेशन तो बस शुरू है। अस्सलाम वालेकुम। एंगल 360 के पॉडकास्ट में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मैं हूं अली आबिद। नाज़रीन, पिछले अगर एक हफ्ते की बात करें तो पाकिस्तान में 50 से ज़ायद दहशतगर्दी की छोटी बड़ी वारदातें हो चुकी हैं और दो सूबे सबसे ज़्यादा अफेक्टेड हुए हैं, यानी कि एक बलूचिस्तान और दूसरा KPK। अब ताने बाने तो अफ़गानिस्तान से ही मिल रहे हैं। मैक्सिमम जो बताया जाता है कि जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी होती है तो जो उसकी मनसूबाबंदी होती है या जो फंडिंग होती है वो आपको अफ़गानिस्तान में ही बैठा हुआ कोई ना कोई बंदा नज़र आता है। दाइश जो है वो एक्टिव हो चुकी है, TTP जो है वो काफ़ी अरसे से एक्टिव है, बलूच मिलिटेंट जो हैं वो मुसलसल एक्टिव हैं और वो दहशतगर्दी की वारदातें कर रहे हैं, आम लोगों को भी निशाना बना रहे हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकार भी निशाना बन रहे हैं। आज पार्लियामेंट में कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ है और उसमें पाकिस्तान की मुसल्लह फ़ौज के सरबराहान ने भी शिरकत की है, DGI ने भी शिरकत की है। और अब देखना यह है कि जिस तरीके से मुसल्लह फ़ौज की क़यादत ने ये बात कही थी अब से 3 रोज़ कबल कि रूल्स ऑफ द गेम चेंज होने जा रहे हैं, तो अब वो कौन से रूल्स हैं जो चेंज होते हैं और आने वाले वक्तों में दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ पाकिस्तान की सरज़मीन कितनी तंग होती है, ये यकीनन देखना बाकी है। इस पूरी सूरत हाल पर तज़िया हासिल करेंगे इस वक्त अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, तज़ियाकार हैं, वो इस वक्त हमारे साथ स्काइप पर मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं। अब्दुल्ला साहब, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने का। कैसे हैं आप? ठीक ठाक है सर? अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया जी। मैं तजियाकार के साथ-साथ चेयरमैन तहरीक जवानान पाकिस्तान और कश्मीर भी हूँ, जो कि मेरी पॉलिटिकल पार्टी है। सही, ठीक है। अच्छा सर, सबसे पहले तो ये बताइएगा, पिछले अगर हम सिर्फ एक हफ्ते का स्टैट्स देखें तो 50 से ज़ायद दहशतगर्दी की वारदातें पाकिस्तान में हुई हैं। बलूचिस्तान और KPK मोस्ट इफेक्टिव एरियाज रहे हैं। एकदम ये दहशतगर्दी का सर उठाना और फिर साथ-साथ हम ये देख रहे हैं कि 2 बड़े जो सूबे जो अफ़गानिस्तान से जिनकी बाउंड्री जो है वो शेयर होती है, वो ज़्यादा अफेक्टेड हैं। इसकी वजह क्या है? अली साहब, बहुत-बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। और देखिए, बात ये है कि इसकी बुनियादी वजह जो है वो तो बहुत सारी हैं, लेकिन हकीकत ये है कि पाकिस्तान इज़ अ स्क्वायर पेग इन द राउंड होल ऑफ द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, जो कि दुनिया के अंदर डिसऑर्डर जो है उसने क्रिएट कर दिया। पाकिस्तान ने पूरी दुनिया के निज़ाम को चैलेंज करके रख दिया और पाकिस्तान जो है ना सिर्फ तरक्की की राह पर गामज़न, बल्कि उनको मादनियात से मालामाल ये मुल्क, ख़ास तौर पे जहाँ बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा की बात करें, तो सिर्फ बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के जो तकरीबन जो मादनियात के रिजर्व्स हैं वो $600 ट्रिलियन के करीब जो हैं, $600 बिलियन के करीब। तो $600 बिलियन आप समझ सकते हैं कि ये कितनी बड़ी खतीर रकम है। और दूसरी जानब ये है, वो ये है कि जी पाकिस्तान की तिजारत जो है वो खुल जाएगी और दुनिया के जो 90% मादनियात के ज़खायर हैं, जो कि इस टाइम पे वस्ती एशिया के ममालिक के अंदर मौजूद हैं, वो पाकिस्तान के साथ उनका ट्रेड रूट खुल जाएगा। इस वजह से अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान को आपस में करीब नहीं आना चाहिए और यहाँ शोरिश रखनी चाहिए। क्लियरली तरीके से जो है हमारा ईस्टर्न बॉर्डर जो था उसको कॉम्प्रोमाइज करवाते हुए हमें वेस्टर्न बॉर्डर के ऊपर इंगेज किया। और आपको याद है कि 8 कौंसल खाने जो है उन्होंने बना दिए पाकिस्तान की सरहद पे, जब वहाँ गनी साहब की हुकूमत थी मौजूद।
और वहाँ इंडिया का क्या इंटरेस्ट था कि 8 कौंसल खाने पाकिस्तान की सरहद पे बनाए, तो दहशतगर्दों को वो ट्रेनिंग भी देते थे, फंड भी मुहैया करते थे और दहशतगर्दों से हवाले थे। आपको याद होगा कि जब शुरू-शुरू में अभी काबुल फॉल नहीं हुआ था, तो एक हमला जो है वो इनके कंधार के ऊपर हुआ था कौंसल खाने पे, जहाँ स्वाहिर जिसके ऊपर हमला किया गया वो अफ़गान सही तालिबान गया। इंडियन कौंसल खाने पे किया गया। तो यानी कि ये इंडिया का इसमें बिल्कुल कोई शक व शुबा नहीं है कि इंडिया का हाथ है। लेकिन दूसरी जानिब अगर अमेरिका को देखें तो अमेरिका भी एक असला वहाँ छोड़ के गया, जिसकी मालियत 7.12 बिलियन डॉलर है। ये कोई मामूली चंद 200 250 गने नहीं हैं। ये एक तो बहुत बड़ा जो है असला का अंबार है, जो कि मेरे ख्याल में किसी एक मामूल क्या करते ये जान करके अमेरिका छोड़ के गया था ताकि आने वाले वक्तों में जिस मुल्क के खिलाफ भी अफगानिस्तान से इस्तेमाल करना हो कर ले। कि मैं यही तो गुज़ारिश कर रहा हूँ कि ये वो उसने यही करना है। पहली बात ये है कि वो असला जो है वो जानबूझ के दानिस्ता तौर पे छोड़ा गया। ये इतना ज़्यादा असला है कि अच्छे खासे मेरे ख़्याल में छोटे ममालिक के पास तो इतने हथियार टोटल नहीं होते जितने का असला वो अफ़गानिस्तान छोड़ के गया। अब पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान को ये केस जो है बड़ा सीरियसली टेकअप करना चाहिए अमेरिका और यूनाइटेड नेशन में कि जनाब आप ये दानिस्ता तौर पर छोड़ के गए असला, जिससे पाकिस्तान का नुकसान हो रहा है, तो इसलिए हमें इसका मुआवजा अदा कीजिए ये तमाम नुकसान का। मैं नहीं कह रहा कि मुआवजा मिल जाएगा, लेकिन माजी के अंदर एक पैनम एयरलाइन थी जिसका जहाज गिरा दिया था, उसको लॉकर बी केस कहते हैं, और लिबिया से उसके लेवस जो है वो बिलियंस ऑफ डॉलर जो थे वो कशीद कर लिए गए थे। तो हमें ये फार्मूला सामने रखते हुए उन्हीं की तर्ज के ऊपर हमें कम से कम इनिशिएट करना चाहिए। मिलना ना मिलना एक और बात है। दूसरी ठीक है। अच्छा नहीं, अभी आपकी चूंकि एक और बात कही थी कि 8 सफारत खाने जो है वो भारतीय पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर एरियाज में कायम कर लिए गए थे जब गनी साहब की हुकूमत थी या करज़ई साहब की हुकूमत थी। लेकिन जब से अफगान तालिबान आए हैं दोबारा इख्तिदार में, तो वो तो सफारत खाने बंद हो गए हैं, लेकिन उसके बावजूद हम देख रहे हैं कि इंसर्जेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। फिर पाकिस्तान की हुकूमत के और अफगान तालिबान के दरमियान ताल्लुकात भी कुछ बेहतर नहीं दिखाई दे रहे हैं। इसकी बुनियादी वजह क्या है? देखिए, ये बुनियादी तौर पर बात यही है कि इंडिया और मगरिब की वो कुव्वतें जो वहाँ इस टाइम पे डिस्टेबलाइजेशन का प्रोसेस जारी रखे हुए हैं, ये बड़ा अहम नुक्ता है। और वो ये चाहते हैं, क्योंकि इंडिया को ये पता चल गया है कि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर रियासत होने के बाद अब उस पे बराह रास्त हमला नहीं किया जा सकता। इस वजह से वो पाकिस्तान को दहशतगर्दों के ज़रिए जो है वो फैसिलिटेट करता है, और तभी आप देखें कि जितने भी बीएलए के पीछे रहनुमा हैं, आपको वो जो है गांधी की समाधि पे जाते हुए नज़र आते हैं। वो आपको यूरोप के अंदर भारत के पैसों के ऊपर जो है वो नाचते हुए नज़र आते हैं। अब देखना ये है कि ये तमाम जो असला रहा गया, ये जो ये रखा गया, इसकी 2 वजूहात थी। एक तो ये कि अमेरिका अगर इस खित्ते में वापस आता है, तो वो अपना असला जो है दोबारा अपने ज़ेर इस्तेमाल ला सकता है, और दूसरा ये है कि ये पाकिस्तान और के खिलाफ इस्तेमाल हो सकता है। अभी बहुत सारे लोग ये सवाल पूछते हैं कि बाकी ममालिक जो पड़ोस में हैं अफ़गानिस्तान से, उनमें ऐसा क्यों नहीं होता? भई सीधी-सी बात है, वो न्यूक्लियर नहीं है। उनका जो महलो वक़ूअ है वो किसी समुंदर के साथ जाके नहीं मिल रहा, जो बहरे के अंदर, जिसके लिए एक मादी के अंदर सोवियत एम्पायर जो है वो आई और फिर पाश-पाश होके यहाँ से चली गई। ये भी पाकिस्तान था अल्हम्दुलिल्लाह। पाकिस्तान कमज़ोर मुल्क नहीं है। पाकिस्तान के अंदर ना सिर्फ वसाइल हैं, बल्कि पाकिस्तान के अंदर एक बेहतरीन फ़ौजी क़ुव्वत मौजूद है, जो कि हमारा एक बड़ा कंट्रोल सिस्टम है। हमारे पास जो है ना सिर्फ ऑफेंसिव फोर्सेस हैं, बल्कि हमारे पास इस टाइम पे एक बेहतरीन जो दुनिया की पहली 7 नंबर में एयर फोर्स आती हैं, उनमें पाकिस्तान एयर फोर्स का शुमार होता है। नेवी की बढ़ोतरी जिस अंदाज के अंदर हो रही है, जिस तरीके से हंगूर क्लास आबदोज़ों का और फ्रिगेट्स का जो है वो हमारे हैं, और जो अमन एक्सरसाइज अब्दुल्ला साहब, बिल्कुल ये जो आपने बातें बताई हैं हकीकत बिल्कुल ऐसी है। लेकिन अब बात ये है, चूंकि आपके वालिद साहब फॉर्मर डीजी आईएसआई रहे, पूरा अफ़गान जिहाद उन्होंने जो है वो लीड किया था। उसके साथ-साथ जब वो रिटायरमेंट के बाद भी हमने देखा कि अफ़गानिस्तान में बड़ी वो अहम शख्सियत के तौर पे जाने जाते थे, और मरते दम तक, या हम ये कहें कि आखिरी दम तक जो है वो अहम किरदार ही अफ़गानिस्तान में वो अदा करते रहे, उनकी बात सुनी जाती थी। ये कज़िया क्या है अफ़गानिस्तान का? पाकिस्तान बना तो सबसे पहले मुखालफत जो करी अक़वाम मुत्तहिदा में वो अफ़गानिस्तान ने करी। फिर हमने देखा कि 60-70 की दिहाई में पाकिस्तान में जो थोड़ी बहुत बॉर्डर में इंसर्जेंसी होती थी, उसमें भी अफ़गानिस्तान का रोल हमें दिखाई देता था। फिर 2000 के बाद बेइंतहा पाकिस्तान में दहशतगर्दी की वारदातें अफ़गानिस्तान के ज़रिए कंट्रोल की गई। अब तो अफ़गान तालिबान आ गए थे, उम्मीद थी कि बेहतर हो जाएँगे हालात।
لیکن اس کے باوجود وہی پراکسی کا گڑھ بنا ہوا ہے پاکستان کے اگینسٹ. قضیہ کیا ہے افغانستان کا, مسئلہ کیا ہے؟ دیکھیے ان کے مسئلے جو ہیں وہ ایک تو ظاہر ہے قومیت کی بنیاد کے اوپر بھی ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ جی اٹک سے آگے کر کے جو ہے وہ ایک پشتونستان بنایا جائے. وہ بالکل آپ کو پتہ ہے یہاں بھی ہمارے کچھ نام نہاد لیڈر جو ہیں وہ سرخ سویرے کے انتظار میں رہے اور پھر بعد میں جو ہے وہ وہاں انتظار کرتے رہے کہ کسی طرح جب سوویت یونین آیا تو وہ وہاں سرخ سویرے کے انتظار میں تھے. اور جب وہ وہاں دوسری فورسز آئیں امریکن اور آئیسیف فورسز آئیں تو وہ جو ہے وہ پینٹاگون کا جو پینٹاگون کہہ رہا ہوں ٹیمپا فلوریڈا میں سینٹ کام کے ہیڈ کوارٹر میں جا بیٹھے. تو ان کا مقصد جو ہے وہ قومیت کی بنیاد پہ ہے, جبکہ یہ بات افغانستان کے جو ہے اس کو سمجھ آنی چاہیے کہ پاکستان ایک علیحدہ ملک ہے. لیکن یہی بات ہے کہ جب افغانستان کے اندر سوویت آکوپیشن ہوئی اور پاکستان نے ایک اہم کردار ادا کیا, انصار مدینہ کا کردار ادا کیا, تو اس کے نتیجے میں ہم نے اپنی ایک اسٹریٹجک ڈیپتھ جو ہے وہ وہاں حاصل کی. نتیجہ یہ ہوا کہ افغانستان جس کے اوپر ہمارا ایک بارڈر پہ سپاہی نہیں لگا, جب آپ دیکھیں کہ روس آیا ٹوٹ گیا اور پھر امریکہ آیا, اور امریکہ کے آنے سے پہلے تک 9/11 کے بعد تک ہم نے ایک سپاہی وہاں نہیں لگایا. آج اس ٹائم پہ تقریباً 2,02,000 فوج وہاں تعینات ہے اس بارڈر کے اوپر, اور ہمیں جس قسم کی مشکلات وہاں پیش آ رہی ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس میں دونوں اپروچ ہمیں رکھنی ہے, ایک کائنیٹک اور ایک نان کائنیٹک اپروچ. ہم نے جو ہے وہ دیکھ لیا کہ آج افغانستان کے اندر جو سب سے امپورٹنٹ صورتحال ہے, آپ دیکھیں ایسا نہیں ہے کہ افغانستان میں ساری آبادیں جو ہیں وہ پاکستان مخالفت میں ہیں, بلکہ آج آپ دیکھیں سراج الدین حقانی کو دیکھیں, آپ دیگر لوگوں کو دیکھیں جو اس ٹائم پہ پاکستان کے حوالے سے جو ہے ایک اپروچ لے کے بیٹھے ہیں, اور انہوں نے کہا کہ جناب وہ استعفے کی بھی بات ہے, گو کہ انہوں نے انکار کر دیا, لیکن فی الحال ابھی تک اس کی کوئی اتھینٹک کنفرمیشن نہیں آئی. تو اس ٹائم پہ اندر بھی ایک کھچڑی پک رہی ہے طالبان افغانستان کے اندر کہ وہ چاہتے ہیں کہ اس قسم کی دہشت گردانہ کاروائیاں پاکستان کے اندر اگر ہوئی تو ظاہر ہے پھر ان کی بھی دھڑے بندیاں ہیں. تو یہ ان کے ایشوز ہیں, لیکن ہمیں اس کو دونوں طریقے سے ڈیل کرنا پڑے گا, جیسے میں نے کہا کہ کائنیٹک. ٹھیک ہے. اچھا اب ذرا یہ بھی بتائیے گا, بلوچستان میں جو بھی ملیٹنسی ہوتی رہی ہے یا جو بھی دہشت گردی کی وارداتیں ہوتی رہی ہیں, پی ایل اے ہو یا دیگر دہشت گرد تنظیمیں ہوں, تانے بانے جو ہے وہ ہمیں ان کے یا تو پاک ایران بارڈر پہ ملا کرتے تھے یا پھر کچھ ایران کے جو بلوچ ایریاز ہیں وہاں پر جو ہے ان کے تانے بانے ملا کرتے تھے. کچھ یہ بھی دعوے کیے جاتے ہیں کہ کچھ عرب ممالک کا بھی کردار ہے اس کے پیچھے. سارا مسئلہ آپ کو کیا لگتا ہے جو بلوچستان میں ایک دم دہشت گردی پروان چڑھی ہے یا اس کو جو عروج ابھی حالیہ دنوں میں حاصل ہوا ہے, اس کے پیچھے گوادر پورٹ ہی ہے اور بنیادی طور پر بلوچستان بہانہ ہے, پاکستان نشانہ ہے؟ دیکھیں بلوچستان کو تو آپ علیحدہ نہیں کر سکتے, یہ غلط بات ہے. بلوچستان کا محل وقوع, بلوچستان کے وسائل, بلوچستان کے پاس جو چیزیں ہیں وہ اتنا آسان نہیں ہے. پاکستان کے حوالے سے بلوچستان میں بلوچ قومیت نے, ان کے سربراہ جو تھے اس ٹائم پہ بوری بلوچ قوم کے نواب خان آف کلاب, انہوں نے اپنے الحاق پاکستان کے ساتھ کیا تھا. قائد اعظم محمد علی جناح رحم اللہ کو باقاعدہ سونے سے ترازو میں تولا گیا تھا اور وہ پیسہ خطیر رقم جو ہے وہ پاکستان کو دی گئی تھی. تو یہ ایک بلوچ قوم کا اپنا فیصلہ ہے. لیکن ہمیں جب بلوچستان کی بات کرتے ہیں تو ایک بات بھول جاتے ہیں کہ بلوچستان صرف بلوچوں کا نہیں ہے. وہاں اس ٹائم پہ 72% وہ آبادی ہے جو نان بلوچ ہے, یعنی کہ اس میں پشتون بھی ہیں, بروہی بھی, مکرانی بھی ہیں اور ہزارہ جات بھی ہیں. تو ہم یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ یہ صرف بلوچوں کا نہیں ہے. دوسری بات, بلوچستان میں جتنے بلوچ بستے ہیں اس سے زیادہ پنجاب کے اندر بستے ہیں, اس سے زیادہ جو ہے اور سندھ کے اندر جو ہے وہ بستے ہیں. تو پھر اس میں مطلب یہ ہے کہ, اور پھر جب بلوچ کی بات کرتے ہیں تو پھر بلوچ قومیت تو ایران میں بھی رہ رہی ہے, سیستان کے علاقے کے اندر, اور پھر افغانستان کے بھی کچھ علاقے جات میں جو ہے وہ بستے ہیں. تو پھر یہ جو گریٹر بلوچستان کا نقشہ ہے یہ 2006 کے اندر کرنل ریلف پیٹر نے امریکن ڈیفنس جرنل میں, جو کہ امریکی ایک فوجی تھا, اس نے ایک چھاپا تھا بلڈ بارڈرز کے نام سے, اور اس میں اس نے ایک آزاد بلوچستان کی ریاست کو دکھایا تھا. اسی کے زمانے میں جنا پور کی بھی جو ہے وہ اس نے ایک نقشہ بنایا تھا, اور اسی طریقے سے اس نے شام, لیبیا, عراق اور دیگر ممالک کے ٹکڑے بخیے جو ہے وہ کرتے ہوئے دکھائے تھے. تو حاکم بننا ایسا ممکن نہیں ہے, بالکل سوچا بھی نہیں جا سکتا. لیکن میں یہ بتا رہا ہوں کہ اس کے اندر یقیناً مغرب کی جو ہے وہ پشت پناہی ہے, اور سب سے بڑا آپ نے دیکھ لیا دہشت گردی کے حالیہ واقعات کے اندر جو اضافہ ہے اس کی بڑی وجہ امریکہ کا ماڈرن اسلحہ ہے. پاکستان فوج کے پاس اسلحہ موجود نہیں ہے, لیکن ہم اس کو کاؤنٹر کر رہے ہیں اور انشاءاللہ ہم کر لیں گے, کیونکہ ہم اس ٹائم پہ زیادہ ہمارا یہ تھا کہ ہم بات چیت کے ذریعے معاملہ
मामलात हल करें। अभी जो नेशनल सिक्योरिटी का आज इजलास हुआ वो बड़ा अहमियत का हामिल है, क्योंकि उसके अंदर जो रूल्स ऑफ बिजनेस जिसकी बात की गई थी, इशारा दिया गया था DGISPR जनरल अहमद शरीफ चौधरी की जानिब से, तो वो बिल्कुल रूल्स ऑफ बिजनेस अभी आपको वाज़ेह हो जाएंगे और आपको पता चलेगा कि ऑपरेशन जो है वो होंगे। उसके अंदर अगर सूबाई हुकूमतें कोऑपरेट करेंगी तो फबिहा, और अगर नहीं करेंगी तो ये ऑपरेशन पाकिस्तान की सालमियत और बका के लिए ज़रूरी है। इसके अंदर कोई सेकंड ओपिनियन नहीं होगी मेरे ख्याल में तमाम लोगों को। लेकिन इस दौरान में PTI का एहतजाज करना और PTI का उसमें शामिल ना होना, मेरे ख्याल में उनको आपने आप पीटीआई की बात की है तो अब सवाल जहन में ये आ गया कि पीटीआई ने बतौर जमात तो बॉयकॉट कर दिया, लेकिन पीटीआई का जो वजीर आला है वो जो है आज इजलास में शरीक था, तो ये पॉलिसी कुछ समझ में आई? ये पॉलिसी तो देखिए ना, वो तो स्टिक एंड कैरेट वाला चक्कर है इनका। लेकिन मैं तो गुजारिश कर रहा हूँ कि कौमी सलामती के मामले पे अगर PTI को ये समझना चाहिए, देखें एक सियासी जमात जमात को कौमी पल्स के ऊपर हाथ रखना चाहिए। और अगर कौमी नब्ज जो है वो ये बता रही है कि सानिया जाफराबाद एक्सप्रेस के बाद पूरी कौम जो है पाकिस्तान फौज की पुष्ट पनाही के ऊपर आके खड़ी हो गई और उन्होंने सलूट पेश किया उन तमाम लोगों ने जिन्होंने एक ऐसा तारीख साज ऑपरेशन किया जिसकी मिसाल पूरी दुनिया के अंदर नहीं मिलती, और ये केस स्टडी के तौर पर जो है दुनिया में पढ़ाया जा रहा है। लेकिन अब मसला यहाँ ये है कि इस टाइम पे कौम तो खड़ी है फौज के साथ, और आप चाहते हैं कि ऑपरेशन नहीं आपकी, यानी कि आप कहते हैं कि जनाब हमें जो है वो हमारी रात, हमारा मफाद, हमारी पार्टी तरजीहात और हमारा जो बानी है वो हमारे लिए मुकद्दम है। लेकिन अब्दुल्ला साहब ये भी तो देखिए ना कि पीटीआई ने कहा कि आप इमरान खान साहब को जो है वो पेरोल पर रिहा करें तो हम जो है फिर इस कमेटी में जो है ना वो शिरकत करेंगे, इस इजलास में शिरकत करेंगे। अब इमरान खान साहब ना तो MNA हैं, ना तो सेनेटर हैं, ना कोई हुकूमती ओहदा रखते हैं, और फिर वो एक मुजरिम है ना कि मुलजिम है, तो पेरोल पर रिहाई नहीं बनती एक तो। दूसरी चीज़ ये है कि माजी में जब वो वजीर आजम खुद रहे हैं 3.25 साल, उस ज़माने में भी कितने इनाउस इजलास हुए, मुसल्लह अफवाज की क़यादत ज़रूर आती थी, लेकिन वो बतौर वजीर आजम शिरकत करना गवारा नहीं समझते थे। जी, जी। वो एक जो वर्चुअल एक इजलास हुआ जिसमें मेरे ख़्याल में जनरल बाजवा ने उनको बहुत ही ज़्यादा समझाने की कोशिश की, और उसके बाद वो वर्चुअल उसके अंदर आए जिसमें शहबाज शरीफ साहब जो मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म हैं, वो भी उसमें शामिल थे। तो इमरान खान साहब आए, अपनी तकरीर की और चले गए, और ये बड़ी ही एक मेरे ख़्याल में दूसरे के लिए बदतहज़ीबी भी थी, और मेरे ख़्याल में एक जिसको कहते हैं कि आपने उनको लुक डाउन किया, ये भी गलत बात थी। कोविड हुआ, इमरान खान साहब की जमात के दौरान हुआ, और उस टाइम पे उनकी हुकूमत में इसके ऊपर कोई कौमी सलामती के लिए इजलास नहीं बुलाया गया जिसमें तमाम स्टेक होल्डर्स को बिठाया जाता। दूसरी जानिब कश्मीर जो है वो उन्होंने सौदा कर लिया, तो उसके ऊपर भी जो है कोई लोगों को साथ नहीं बिठाया गया, कोई ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस नहीं की गई। फिर जब टड्डी दिल का जो है हमला हो गया, पाकिस्तान के अंदर खलियान खेत जो थे वो तबाह और बर्बाद हो रहे थे, लेकिन उन्होंने साथ बैठना गवारा नहीं किया। तो ये तमाम बातें जो बता रही हैं कि इस टाइम पे हाँ, मैं ये ज़रूर कहूँगा कि हुकूमत पाकिस्तान जो है उसको बड़ा दिल करना चाहिए, और यकीनन अगर कुछ अच्छा, आप एक चीज़ ऐड करना भूल गए। खान साहब इख्तिदार जाने से पहले-पहले टीटीपी के दहशतगर्दों को पाकिस्तान में बसा के भी चले गए। जी, मैं यही आपसे कह रहा हूँ ना कि जो उनके अभी मामलात हैं, लेकिन हुकूमत जो है अगर कोई मेल मुलाकात था, तो वो करवा देनी चाहिए है, इसमें कोई मज़ायक़ा नहीं है। लेकिन अगर ये समझें कि कौमी सलामती के मामलों पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ होगा, अगर वो जो जहाँ ये बातें हो जाएँगी कि इमरान नहीं तो पाकिस्तान नहीं, ये बयानिया किसने बनाया था? क्या इस बयानिए को PTI की क़यादत ने कंडेम किया? क्या इस बयानिए को उन्होंने मुस्तरद किया? क्या इमरान खान की जानिब से कोई सानिया जाफर एक्सप्रेस के हवाले से आपको कोई ऐसी कंडेम करने में कभी BLA को, कभी मारंग बलोच को, कभी TTP को, कितने जनाजे पड़े इन्होंने? जो हमारे फौजी एहलकार जो हमारे मुस्तकबिल के लिए अपनी शहादतें दे रहे हैं, हमारे पुलिस के जवान हैं जो शहादतें दे रहे हैं, हमारे FC के एहलकार हैं जो शहादतें दे रहे हैं। क्या कोई तहरीक इंसाफ की लीडरशिप आपको उनके जनाजों में शिरकत करते हुए नजर आई? और अगर नहीं कर रही तो फिर आपको समझना चाहिए। आप देखें कि अब जो BLA के तर्जुमान बैठे हुए हैं, जो कि आदिल राजा जैसे भगोड़े गद्दार लोग जो हैं, हैदर मेहदी जैसे लोग, वहाँ वजाहत एस अहमद जैसे लोग, और इसी तरीके से मुईद पीरज़ादा जैसे लोग जो मगरिब की गोद के अंदर बैठे हुए हैं, क्या इन लोगों को कंडेम किया? वो BLA के तर्जुमान बने हुए हैं और आप उनको फॉलोइंग कर रहे हैं। आपके वेरिफाइड अकाउंट जो है तहरीक इंसाफ के, वो उसको फॉलो करते हैं और उनके रीट्वीट्स करते हैं।
تو کیا پھر یہ واضح نہیں نظر آ رہا ہے کہ آپ جو ہے اصل میں دشمن کے ایجنڈے کے اوپر کام کر رہے ہیں؟ آپ پاکستانی قوم کے، کیونکہ جعفر ایکسپریس کے اوپر حملہ پاکستانی معصوم قوم کی بات تھی، چھوڑ دیں اس سے مبرہ کہ وہ کون تھے کون نہیں تھے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ پاکستانی تھے اور ہمیں پاکستانیوں کی حفاظت کے لیے اکٹھا ہونا چلیں لاسٹ کوشچن آپ سے بس یہ کرنا چاہوں گا، آپ کو کیا لگتا ہے آنے والے وقتوں میں یا بہت جلد ہم کوئی ایک گرینڈ آپریشن دیکھیں گے؟ میرا خیال ہے کہ یہ گرینڈ آپریشن تو بس شروع ہے، یہ ابھی آنے والے وقتوں میں تو جو دیکھیں گے یہ تو شروع ہے، اور اس کے اندر یہ آپریشن ملٹی تھرونگ قسم کی پالیسیز کے اوپر ہوگا۔ اس کے اندر جو ہے وہ صرف یہ نہیں ہے کہ یہ جو آپ کو دہشت گردوں کے خلاف جو ڈیجیٹل دہشت گرد ہیں ان کا بھی محاسبہ کیا جائے گا، جو اکنامک دہشت گرد ہیں جو حوالہ ہنڈی اور دیگر اس قسم کے کام کرتے ہیں ان کے خلاف بھی آپریشن ہوگا اور بڑا بے رحم ہوگا۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ عبداللہ گل صاحب ہم سے بات کرنے کے لیے اور اپنا قیمتی وقت ہمیں دینے کے لیے۔ ناظرین، ہم نے جو آج بات کی ہے اس کا بنیادی جو اگر ہم سمری بولیں تو وہ یہ ہے کہ اب پاکستان کو دہشت گردی سے، ہر قسم کی دہشت گردی سے، چاہے وہ مالی دہشت گردی ہو، چاہے وہ ڈیجیٹل دہشت گردی ہو، یا پھر ملیٹنسی والی دہشت گردی ہو، ہر دہشت گردی سے پاک کرنے کا اب فیصلہ ہو چکا ہے۔ اور آج جو ہے وہ قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس بھی ہوا ہے اور اس میں بھی یقیناً بہت سے پوائنٹس جو ہیں وہ طے کیے گئے ہیں، اور آنے والے دنوں میں ہم دیکھیں گے کہ یقیناً ان پر عمل درآمد ہوتا بھی ہمیں دکھائی دے گا۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔